गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपकी क्लास लेने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष पर। यूपी कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल यूपी जीके और जीएस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो ज़माने चले गए जब ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत पेपरों में आया करती थी, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो जीके जीएस यहाँ से ही मिल जाते हैं, सामान्य ज्ञान से या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थान वगैरह। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश विशेष की ये पूरी क्लास आपको मिलेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश में मेले महोत्सव, खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश में उद्योग, उत्तर प्रदेश में परिवहन के साधन। साथ में भौगोलिक दृष्टि से हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक भौतिक वर्गीकरण एवं मृदाएँ, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं ऋतुओं को हम समझेंगे इसमें। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना टॉपिक लेंगे हम। सबसे पहले टॉपिक हम लेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक वर्गीकरण एवं मृदाओं के बारे में। उसके बाद फिर आगे हम इसमें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां हैं जो उनके बारे में भी देखेंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जो नए नए पेपर हो रहे हैं उनमें आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख पक्षी वन्यजीव विहार हैं, इनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा को, कला संस्कृति को, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो पहले आज अपना टॉपिक लेते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं और कंप्लीट पूरा यूपी जीके हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। पेपर में यहाँ से पूरा जीके आपका जो भी यूपी का आएगा सभी का सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार को हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश जो आपका है, यहाँ ये पूरब और ये उत्तर, उत्तर पूर्व गोल्ड में यहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश आपका भारत में। ये भारत ही है आपका यहाँ स्थित। उसी में आप हम देखें उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश रेखाओं पर स्थित है, जहाँ उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ तक है। उत्तर प्रदेश पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है, जहाँ उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। इसको हम भारत की स्थिति में समझ लेंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ ऊपर ये मानचित्र बनाया हुआ है, तो इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश का मानचित्र भारत के मानचित्र में कहाँ आएगा, वो यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश, नेपाल से सटा हुआ। तो इसको आप समझेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय मानचित्र के अनुसार उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों में से एक है, जहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश, 3 चीज़ों के साथ लगती है, यानी कि 8 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक देश भी जिसमें शामिल है। इतनी चीज़ों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ती है। भारत का क्षेत्रफल जो है उसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाएं पूरब में कहाँ, पश्चिम में कहाँ है, वो भी हम समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो ये है बलिया, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है जो वो है शामली, यानी कि ज़िले। इसमें उत्तर प्रदेश में जो सबसे पूर्वी स्थान है वो बलिया ज़िला है, और पूर्व के बाद ये पश्चिमी स्थान जो आपका है ये शामली है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी स्थान जो है सहारनपुर है, सहारनपुर ज़िला, और ये दक्षिण में आपका पड़ेगा यहाँ पे सोनभद्र, जो कि झारखंड से सटा हुआ ज़िला है आपका। ये सोनभद्र आप देख रहे हैं, ये दक्षिण में है, तो आप इसको जानें। उत्तर प्रदेश का नामकरण कब से कहाँ पड़ा, ये भी हम देख लेंगे इसमें। उत्तर प्रदेश को 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। उसके बाद 1877 आया तो इसका नाम हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत तथा आगर, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1902 आते आते इसका नाम हो गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। ऐसे ही फिर जब ये 24 जनवरी 1950 को इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। सन 2018 से 24 जनवरी को योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। ये आपको याद रखना है कि 2018 से यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा है अब 24 जनवरी को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश। उससे पहले ये नाम पड़े थे इनके। सबसे पहले 1936 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत तथा आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत हुआ। उसके बाद आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत हुआ, फिर हुआ संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस,
फिर अंतिम में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। जैसे अभी ये आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर दी। 1 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल का विभाजन हो गया, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से जो आपका उत्तराखंड है उसका विभाजन हो गया। ये आपको डेट याद रखनी है, ये बहुत बार पूछी गई है यूपी के कई पेपर्स में। और 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई थी। ये इसी को कहते हैं जो ये विभाजन हुआ था। इसकी राजधानी के बारे में अब हम जान लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो आप लोग देख रहे होंगे 1836 में आगरा थी, फिर 1858 में इसकी प्रयागराज हुई, फिर 1921 में इसकी लखनऊ राजधानी बनी आंशिक, पूर्ण रूप से नहीं। फिर 1935 में इसी को हमने लखनऊ को ही पूर्णतः राजधानी का घोषित कर दिया। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िले व उनके मुख्यालयों के नाम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये संभल का मुख्यालय है पवासा। सोनभद्र का मुख्यालय है रावटगंज। जालौन का उरई। ये 2 और 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सोनभद्र और जालौन, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखे होंगे जो ज़िले होते हैं वहीं उनका मुख्यालय होता है, लेकिन जो जालौन है इसका मुख्यालय उरई है, जो कि एक उरई बहुत दूर है इससे। उरई खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाके इसका जालौन मुख्यालय बनता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का परसौना। तो ये आप देखेंगे। फिर फरुखाबाद का फतेहगढ़ और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, जो इसका पहले नाम था नोएडा, वही इसका मुख्यालय है। राज्य शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में द्विस्तरीय है, जिसमें सभा में इस समय 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31। स्थानीय शासन व्यवस्था मिलती है त्रिस्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। जिला पंचायत इसमें 75, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में है 841, ग्राम पंचायत हैं 8135। उत्तर प्रदेश में 8135 प्रधानी के चुनाव लड़े जाते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत। क्षेत्र पंचायत यानी कि नगर पालिका वगैरह जो हैं 841 हैं। जिला पंचायत 75 जिला हैं यूपी में, तो वही जिला पंचायत जो है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये आपकी जनरल नॉलेज जो यूपी के बारे में है, वहाँ इसके उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी एक बार देखेंगे। शुरू से धीमे करके हम उत्तर प्रदेश का पूरा जो भी जीके आता है पेपर में, पूरा डिटेल को समझ लेंगे यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत है इनका नाम। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो तो आप जानते ही होंगे, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, उसकी भी राज्यपाल अभी वर्तमान में है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे और वर्तमान में लोकायुक्त जो हैं संजय मिश्रा हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन थे। वर्तमान में जो है राजेश बिंदल हैं इसके मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये 2-3 बार पूछा गया पेपर में कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान 18वीं विधानसभा जो चल रही है इस समय, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा है जिसके मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस समय 18वीं विधानसभा है। इसके सत्र के अध्यक्ष हैं जो सतीश महाना हैं। शहरों का उपनाम भी देखेंगे हम, जो भी बहुत बार पूछा गया है। तो जैसे प्रयागराज है, इसको हम क्या क्या और कहते हैं, तो प्रयागराज को हम कहते हैं संगम की नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, देव प्रयाग, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी, मोक्ष नगरी। ऐसे लखनऊ को हम कहते हैं नवाबों का शहर, आम की नगरी, लखनऊ के आम बहुत फेमस हैं, बगीचों का शहर, और ये बगीचे आम ही के हैं, लक्ष्मण नगरी, नजाकत नफासत का शहर, और रामपुर को हम कहते हैं नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर। रामपुर के चाकू तो बहुत ही फेमस हैं। साथ ही साथ रामपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार भी चाकुओं को इसमें वन प्रोडक्ट बनाया गया। कन्नौज के महोदय नगर, इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी, अलीगढ़ का ताला आपको फेमस है, पता ही है। फिर आते हैं फिरोजाबाद पर, तो आपको पता ही होगा फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसे कहते हैं चूड़ियों का शहर। सुहाग नगरी, कानपुर को कहते हैं चर्म नगरी, कानपुर में चमड़े के बहुत सारे कारखाने हैं, वहाँ चमड़े का ही ज़्यादा काम होता है। उद्योग नगरी,
उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, जैसे कि अभी अभी पता ही है आपको 2 साल 3 साल पहले सैमसंग का बहुत बड़ा उत्पादन होने लगा है नोएडा में। साथ ही साथ फिल्म सिटी भी बनी है नोएडा में, तो फिल्म सिटी भी नोएडा को कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है नोएडा में। पार्क ऑफ इंडिया भी नोएडा को कहते हैं। गाज़ियाबाद, इसके बाद देखेंगे छोटी दिल्ली, गाज़ियाबाद को कहते हैं छोटी दिल्ली। सीतापुर को कहते हैं नौमी सारण धाम। वाराणसी घाटों का शहर है, गलियों का शहर है। लांड सांड नगरी भी इसको कहते हैं, वाराणसी को लांड सांड नगरी। मुक्ति धाम प्राचीनतम शहर, मंदिरों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है। उसके बाद आगरा को देखेंगे तो ताजमहल है आगरा में, इसलिए इसको कहते हैं ताज नगरी। पेठा बनता है सबसे ज़्यादा, पेठा नगरी। मुगलों का शहर, मुगल यहीं रहते हैं, जैसा कि आपको पता ही है ताजमहल वगैरह का निर्माण भी मुगलों ने करवाया, तो आगरा को ही कहते हैं मुगल नगरी। फिर आता है मथुरा, कृष्ण नगरी, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में। पंडों का शहर, पंडों का शहर मथुरा को कहते हैं। कहीं आप उसमें ना आ जाएं कि ज़्यादातर प्रयागराज में पंडे मिलते हैं तो प्रयागराज को कहते हैं, ऐसा नहीं है, पंडों का शहर कहते हैं मथुरा को। पेड़ा मथुरा के फेमस हैं, पेड़ा नगरी भी मथुरा को कहते हैं। मेरठ क्रांति नगर, कैंची नगरी, ये मेरठ को कहते हैं। मुजफ्फरनगर चीनी का कटोरा कहा जाता है। चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर है, तो इसको पीतल की नगरी भी कहते हैं और बर्तनों का शहर भी कहते हैं मुरादाबाद को। सोनभद्र सोनांचल, साथ ही साथ एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, या क्योंकि यहाँ पे एक सोनभद्र में आपको पता होगा एक रिहंद बांध है जिसमें कि बिजली बनाने का एनटीपीसी द्वारा काम किया जाता है, इसलिए इसको एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। जौनपुर है सिराज हिंद, पूर्व का सिराज कहा जाता है। गाजीपुर काशी की छोटी बहन कहा जाता है। बरेली सूरमा नगरी के नाम से जानी जाती है। बांस की बरेली, इसे बांस बरेली भी कहा जाता है, पुराने लोगों के द्वारा इसे बांस बरेली कहा जाता था, आपने सुना होगा कई बार बचपन में। और गोरखपुर, इसको कहते हैं गोरख धाम या गीता प्रेस की नगरी। गीता प्रेस जो आज बहुत फेमस है, उसकी रामायण और गीता की प्रकाशन यहीं से होती हैं ज़्यादातर, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित है। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा, सरकारी जितने भी विभाग होते हैं उनके बैनर पे कहीं ना कहीं कोने में इधर उधर छपा रहता है, जिसमें होता है एक व्रत, उस व्रत में 2 मछलियाँ तथा एक तीर और धनुष। इसको 1938 में उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोंच। राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेसु। राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है और राजकीय भाषा है हिंदी, जिसे 1968 में स्वीकारा। उसके बाद 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र एवं मृदा, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र जो है भावर एवं तराई क्षेत्र है। उसके बाद मध्य का मैदानी भाग है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मध्य के मैदानी भाग में खादर मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर उत्तर प्रदेश में पठारी क्षेत्र भी है, जो कि झांसी जालौन ललितपुर साइड पड़ता है। फिर हम उत्तर प्रदेश में प्रवाही नदियाँ देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र मृदा भावर एवं तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पूर्व है उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्व है जो ये, यहाँ पर इस क्षेत्र में सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। ये इतने जो ज़िले हैं ये उत्तर प्रदेश में जो आते हैं, उत्तर पूर्व में स्थित ये ज़िले हैं, महाराजगंज कुशीनगर तक हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र का निर्माण हिमालय नदियों के अवसादों के जमाव से होता है। भावर और तराई क्षेत्र जो है वो हिमालय नदियों के द्वारा जो वायु हुई मट्टी लाई जाती है उनसे होता है। जहाँ भावर क्षेत्र में कंकीरी पथरी और मृदा पाई जाती है, कारण कृषि अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि वहाँ कंकड़ हैं पत्थर हैं, तो इसलिए कृषि होती नहीं है सही से। जबकि तराई क्षेत्र जो है दलदली कीचड़ एवं उपजाऊ मृदा होने के कारण सर्वाधिक मात्रा में गन्ना खेती की जाती है तराई क्षेत्र में। सर्वाधिक मात्रा में गन्ना खेती जो है तराई क्षेत्र में की जाती है। गन्ना एवं धान की खेती तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा की जाती है। भावर क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर में, जबकि तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पूरब में है। यानी कि यहाँ जो ऐसे है, ये पूरब का हिस्सा जो है यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र और यहाँ सबसे ज़्यादा होता है भावर क्षेत्र। मध्य का मैदानी भाग को हम देखेंगे। भावर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित क्षेत्र जो है वो मध्य का मैदानी भाग है, जिसमें अवसाद आते हैं जो जमाव में मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं,
विभिन्न विशेषताओं वाली मृदा पाई जाने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सबसे ज़्यादा कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र जो है वो यही है, मध्य का मैदानी क्षेत्र। तो मध्य का मैदानी क्षेत्र हम देखेंगे ये कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है। उसके बाद आती है मृदा। हम इसको मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 2 प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। पहली मृदा जो है उसको हम कहते हैं खादर मृदा, या इसी को हम कहते हैं नवीन या जलोढ़ मृदा। चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है खादर या नवीन मृदा में। उसके बाद आता है बांगर मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा। फिर आती लवड़िया, क्षारीय या बंजर मृदा। मरुस्थलीय मृदा काली, रेंगूर, करेल, कपास मृदा या भूर मृदा। उसके बाद फिर आता है पठारी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र का निर्माण अत्यधिक तापमान के पश्चात चट्टानों के विखंडन से होता है। यह क्षेत्र झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सोनभद्र इतने जिलों में पाया जाता है पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र दलहनी फसल एवं खनिज संसाधनों की अधिकता के लिए जाना जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दलहनी फसलें की जाती हैं। पठारी क्षेत्र है जो यहाँ दलहनी क्षेत्र में, मतलब जैसे आप वो दालों की फसलें हैं, अरहर वगैरह, वो सबसे ज़्यादा यहीं की जाती है। इसमें लाल मृदा, राकड़ मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा, भोंटा मृदा ये सब भी पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रवाहित नदियाँ। तो नदियों का विभाजन हम देखेंगे। नंबर 1 पे होती है हिमालयी नदियाँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्हीं नदियों को देखने को मिलता है, हिमालयी नदी। उसके बाद आती हैं मैदानी नदियाँ, फिर पठारी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ में गंगा हिमालय से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक इत्यादि जो है हिमालयी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। इनको हमें याद रखना होगा नाम। इसमें पेपर में पूछता है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये यमुना से निकलने वाली नदियों के नाम। उसके बाद मैदानी नदियाँ जो है मैदान में बहती हैं, जैसे है गोमती, सई, पीली, बरुणा, पांडु, ईशान। ये जो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियाँ हैं। उसके बाद आती पठारी नदियाँ, चंबल, बेतवा, कैन, सोन और टोंस। ये जो है पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है तथा यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाली नदी है ये, और इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये कई बार सवाल पूछा गया है पेपर में। अब हम देखेंगे ये मानचित्र है जो बनाया हुआ, इसमें सभी नदियाँ दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये गंगोत्री धाम है, यहाँ से ये निकली हुई है। ये देवप्रयाग में आके 2 नदियाँ मिल जाती हैं, जो यहाँ बिजनौर के रास्ते होते हुए, कन्नौज होते हुए ये प्रयागराज में आके यमुना नदी में मिल जाती है। ये गंगा नदी है, और ये यहाँ से यमुनोत्री से यमुना नदी आई है, जो कि बिहार राज्य में चली जाती है। यहाँ चंबल, इटावा जगह शहर में आके यमुना नदी में मिल जाती है। ये भोपाल से एक नदी निकलती है, बेतवा नदी, जो कि हमीरपुर में आके यमुना नदी में मिल जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप पौड़ी से नदी निकलती है, रामगंगा, जिसको दूधा टोली पर्वत से निकलती हुई नदी कहते हैं, जो कि कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम देख रहे होंगे ये इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं सभी, यहाँ से आके ये गंगा हो जाती है, जो कि बिहार राज्य में जाके आगे बढ़ती है। तो ये आप लोग देखें एक बार मैप। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोन नदी। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं यमुना नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूंछ नामक स्थान से वहाँ से निकलती है, जो कि सहारनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। 1376 किलोमीटर में विस्तृत यह नदी सहारनपुर, बागपत, आगरा, मथुरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में गंगा के साथ मिलती है। अब देखेंगे हम गंगा नदी के बारे में। ये देखिए प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी गंगा के साथ। उसके बाद हम गंगा नदी को देख लेते हैं। गंगा नदी है, जैसे अभी आपको हमने बताया था, 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1450 किलोमीटर विस्तृत उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान से निकलकर बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के बाद फिर आती है रामगंगा नदी। पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली नामक पर्वत से रामगंगा नदी निकलती है। पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली नामक पर्वत से इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर।
बिजनौर के रास्ते कन्नौज में गंगा नदी के साथ यह मिल जाती है। फिर शारदा काली नदी पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से निकलती है, जो पीलीभीत से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा सीतापुर में बसरा के निकट घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। घाघरा नदी या करनाली नदी, ये घाघरा नदी के नाम है। शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं, घाघरा नदी को हम करनाली नदी भी कहते हैं। करनाली नदी को देखते हैं। करनाली नदी जो है तिब्बत के मापचा-चुंगू ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा से होते हुए 1080 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। काली नदी वो घाघरा नदी ही है जो यूपी यानी कि इंडिया और नेपाल की सीमा को अलग अलग करती है। उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा से होते हुए 1080 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर से होते हुए प्रवेश करती है। यह नदी बलिया से होते हुए बिहार में जाकर गंगा के साथ मिलती है, यानी कि ये बिहार में मिलती है, यूपी में नहीं मिलती है। ये गंगा के साथ जाके मिलती है बिहार में, घाघरा नदी। फिर आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलकर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से होते हुए देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा के साथ मिल जाती है। देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा के साथ राप्ती नदी मिलती है। गंडक, नारायणी, शालिग्राम नदी, यह नेपाल के शालिग्राम से निकलने वाली उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी नदी जो महाराजगंज एवं कुशीनगर को स्पर्श करते हुए बिहार में प्रवाहित होती है। ये शालिग्राम नदी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इस नदी में शालिग्राम पत्थर मिलते हैं, जो आपने देखा होगा महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं तो वहाँ रखे रहती हैं गोल गोल पत्थर से, उसी को कहते हैं शालिग्राम। इसी पत्थर को लाया गया था अयोध्या में राम मंदिर के लिए। इसी पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनी है जो काले कलर की है, वो शालिग्राम पत्थर से ही बनाई गई है। अब देखें हम गोमती नदी के बारे में। गोमती है मैदानी क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी। पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर में प्रवाहित होती है। पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो उसके बाद आता है प्रतापगढ़, सई नदी के किनारे बसा हुआ है ये। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है चित्रकूट, क्योंकि यहाँ अभी बाबा योगी आदित्यनाथ ऐसी जगहों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा ये वैसे क्षेत्र हैं तीर्थ टाइप, तो इसको ये चित्रकूट याद रखना आपको। इस मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। मगहर भी आप जानते होंगे, संत कबीर की नगरी, संत कबीरदास का जन्म हुआ था मगहर नामक स्थान पर। आमी नदी के किनारे है मगहर। उसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में मात्र टोंस एवं सोन दो नदियाँ जो दक्षिण से आकर गंगा में क्रमशः प्रयागराज एवं सोनपुर जिले में मिलती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण से नदियाँ आती हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी नदियाँ दक्षिण से आती हैं वो गंगा ये जा रही है, इसमें दक्षिण से आके मिलती हैं टोंस और सोन नदी। बाकी कोई नदियाँ नहीं, सिर्फ दो नदियाँ ही उत्तर प्रदेश से दक्षिण में आके मिलती हैं, प्रयागराज एवं सोनपुर जिले में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय एवं जलवायु को हम समझते हैं अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति आपको पता है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ है, और जो कि 30 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ तक जाती है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में शामिल है। ये आपको पता ही होगा मानचित्र में, जैसे आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और नीचे 23.5 डिग्री ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 23.5 डिग्री उत्तर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये 21 मार्च जो है, और 21 मार्च को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। उसके बाद 21 जून को चला जाता है कर्क रेखा पर। उसके बाद फिर 23 सितंबर को फिर से लौट के आता है, जो कि 0 डिग्री कटिबंधीय जो रेखा है इसी पर आ जाता है। उसके बाद 22 दिसंबर को फिर से सूर्य नीचे आ जाता है मकर रेखा पर, जिस दिन होती है मकर संक्रांति। 21 जून को होती है कर्क संक्रांति, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन गति के कारण ऋतुएं प्राप्त होती हैं। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उससे ऋतु परिवर्तन होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु पाई जाती है। तो सबसे पहले हम गर्मी को देखते हैं। मई से जून के मध्य
जब सूर्य का अधिकतम प्रभाव कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध पर होता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु प्राप्त होती है, जहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अधिकतम होने के कारण कर्क रेखा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है, सबसे पास है, अधिकतम पास। इसके कारण यहाँ सर्वाधिक गर्म क्षेत्र जबकि बांदा सर्वाधिक गर्म जिला पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला जो है वो बांदा है। बांदा हमीरपुर साइड जो है वो बांदा सबसे गर्म जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद देखते हैं वर्षा ऋतु। उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली वायुदाब की पेटियाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से जल को अवशोषित कर उत्तर प्रदेश में या भारत में वर्षा करती हैं। उच्च दाब की जो वायु पेटियाँ हैं जब वो बंगाल की खाड़ी से आती हैं अरब सागर से, तो वो भारत में और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा करवाती हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है, यहाँ से जो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से, तो यहाँ बारिश करवाता है सबसे ज़्यादा। इसका जहाँ वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव तराई क्षेत्र में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा है। वर्षा ऋतु के दौरान पूर्व से पश्चिम की ओर जल स्तर कम होने से वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। शीत ऋतु के बारे में हम देखेंगे। शीत ऋतु जो है दिसंबर से जनवरी के मध्य, जब सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव मकर रेखा पर होता है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में शीत ऋतु का सर्वाधिक प्रभाव भाबर एवं तराई क्षेत्रों पर होता है, जबकि बरेली न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है, यानी कि बरेली में सर्वाधिक ठंड पाई जाती है सर्दियों के मौसम में। अब देखें उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कृषि है। यहाँ उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 68% भाग कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 78% कृषि के प्रयोग किया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 78% भाग पर सिर्फ कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 24% गेहूँ, 18% धान, 13% गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद धान, उसके बाद फिर सबसे तीसरे नंबर पर गन्ने की फसल की जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित नकदी फसल गन्ना, कपास, मूंगफली, जूट, अफीम, असली इतनी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है वो गन्ना है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% भाग उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न है वो उत्तर प्रदेश आपको देता है। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, हल्दी, मेथा ऑयल, पेपरमिंट, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान, मक्का, जौ एवं दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि एक है भामर तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिम मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम मैदानी क्षेत्र और मध्य मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्व मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और विंध्याचल का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, इसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल होती हैं। अत्यधिक तापमान एवं अत्यधिक जल द्वारा उत्पादित इस फसल की बुआई जून जुलाई एवं कटाई सितंबर अक्टूबर के मध्य की जाती है, यानी कि जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई जून जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर के मध्य कर दी जाती है। यानी कि जो अभी आपका मौसम चल रहा है वो खरीफ की फसल का चल रहा है। इसमें अभी धान बोए जा रहे हैं, धान, मक्का, ज्वार, मक्का भी आ रही है बरसात के टाइम, अभी बाजरा, कपास, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। उसके बाद आती है रबी की फसल। रबी की फसल में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन पर जोर दिया जाता है। उसके बाद जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और गेहूँ, इनको आपको याद रखना है, ये रबी की फसलें हैं। चना मटर भी रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है। रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर में कर दी जाती है या दिसंबर में, अक्टूबर के मध्य। उसके बाद फरवरी या अप्रैल तक ये फसलें काट दी जाती हैं, यानी ये सर्दियों के मौसम में की जाती हैं। उसके बाद आती है जायद की फसल। जायद की फसल जो है औसत तापमान जो होता है और औसत जल जो होता है तभी उत्पन्न होती है, जैसे कि इसकी बुआई है जो अप्रैल में कर दी जाती है और जून में इसकी कटाई कर दी जाती है। इनमें जो जायद की फसल में जो पानी वाली चीज़ें आती हैं वही उन्हीं का उत्पादन किया जाता है, जो कि हम गर्मियों में खाते हैं ज़्यादातर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इन्हीं को बोलते हैं जायद की फसलें। तो आज की वीडियो में हमने कृषि तक देख लिया। अब इसके आगे और लगभग आधा घंटा की वीडियो होगी, 30 मिनट की। उस 30 मिनट की वीडियो में आपको पूरा यूपी का जो जीके जीएस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यूपी का जीके जीएस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।